द आइसब्रेड सोर्सरर शैल रूल द वर्ल्ड के एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं वो मास्कमैन और मॉन्स्टर रेबेका, मारिया और इवान के पास आ जाते हैं और अब वो मास्कमैन और इवान एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि मिले हुए काफी समय हो गया है। तो अब वो मास्कमैन अपना मास्क हटाता है तो हमें पता लगता है कि वो होता है असली इवान और अब वो दूसरे इवान से कहते हैं मिले हुए 10 साल हो गए लेज। और अब हम लोग देखते हैं रेबेका के साइड में जो इवान होता है वो अपने असली रूप में आ जाता है और हमें पता लगता है कि वो तो वही सफेद बालों वाली लड़की होती है जो कि पिछले एपिसोड में मारिया को मिली थी। और अब इवान लिज के ऊपर हमला करते हुए कहता है तुम्हारी वजह से हमेशा गलती होती है, तुम्हें मरना होगा। तुम इतने समय से मेरा नाम यूज करके और मेरी आइडेंटिटी यूज करके मेरे घर में रह रही थी। वहीं लिज उसे कहती है ये सच नहीं है, लेकिन इवान उसकी बात नहीं सुनता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और अकाजा तक पहुंच जाऊंगा, उसके लिए मुझे क्रूएस की जरूरत पड़ेगी। तभी लिज टेलीपोर्ट करते हुए रेबेका के सामने आ जाती है और इवान से कहती है मेरे होते हुए तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर का यूज करके रेबेका को पीछे भेज देती है और अब वापिस से वो अपनी पावर का यूज करके इवान को भी एक अलग डायमेंशन में भेज देती है। और अब इवान गुस्से में लिज से कहता है तुम हमेशा से ही 2 कदम मेरे आगे रही हो। और अब लिज मारिया से कहती है तो तुम यहाँ पर आई गई हो, इसका मतलब तुमने डिसाइड कर लिया है। वही मारिया काफी ज्यादा चिंता में होती है, वो उससे कहती है हाँ। तो लिज उसे कहती है चिंता मत करो, रे वाइट को ये हैंडल करने दो। तभी अचानक से वहाँ पर रे आ जाता है, उसे देखकर रेबेका काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं अब वो मॉन्स्टर रे से कहते हैं तो तुम हो आइसब्रेड सोर्सरर। तो रे कहता है हाँ और उसे कहता है तुम पैराट्रोगो हो ना, वो सोर्सरर जो दूसरे सोर्सरर के एनग्राम खाता है। जिस पर पैराट्रोगो कहता है हाँ और अब वो रे के ऊपर हमला कर देता है। वो रे के ऊपर हमला करने आ ही रहा होता है लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक इनविजिबल वॉल आ जाती है। वो कहने लगता है इसे हटाओ। तभी लिज वहाँ पर आकर पैराट्रोगो से कहती है चुप हो जाओ, मुझे रे से कोई जरूरी बात करनी है। वहीं अब रे लिज से पूछता है तुम कौन हो। तो लिज उसे बताती है मेरा नाम लिज है और मैं इमेजिनरी सोर्सरर हूँ। ये सुनकर रे उसे कहता है इसका मतलब ये सब कुछ तुमने सेट किया है। तो लिज उसे कहती है हाँ, लीडिया और बाकी सबको इस बारे में पता है, मैं तुम्हें शॉर्ट में बताती हूँ। मैं रेबेका को ओवरहीट कराने वाली हूँ और फिर रे तुम्हें उसको सील करना होगा क्रोनोस लॉक का यूज करके, क्योंकि तुम्हें पहले से ही इसका एक्सपीरियंस है और सिर्फ तुम ही हो जो कि ये कर सकता है क्योंकि तुम रेबेका के साथ रेजोनेट करते हो। ये सुनकर रे को याद आता है हाँ एक बार उसने रेबेका के साथ रेजोनेट तो किया था। और अब लिज बताती है रेबेका को बचाने का यही एक तरीका है और मुझे ये करना होगा क्योंकि मैंने ब्रूनो ब्रैडली के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तभी हम लोग देखते हैं पैराट्रोगो काफी गुस्से में उस वॉल को तोड़कर बाहर आ जाता है। उसे देखकर रे क्रोनोस लॉक को रिलीज करता है और अपने आइसब्रेड के फॉर्म में आ जाता है। वही हम लोग लिज को देखते हैं जो कि उसी डायमेंशन में चली जाती है जहाँ पर उसने इवान को भेजा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं पैराट्रोगो रे के ऊपर हमला करके उसकी आइस ब्लेड को ही तोड़ देता है और अब पैराट्रोगो रे के ऊपर काफी भारी पड़ रहा होता है। वहीं दूसरी डायमेंशन में हम लोग लिज को देखते हैं जो कि इवान के पास आ जाती है और उसे कहती है क्या तुम्हें समझ नहीं आता, तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। जिस पर इवान कहते हैं मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही यूनिक से ना ही क्रूएस से, मुझे तो बस तुम्हें मारना है। ऐसा बोलने के बाद इवान डार्क ट्रायड सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और अब वो उसी इंजेक्शन वाली चीज को अपने सर पर लगा लेता है। इसकी वजह से वो अब ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसे देखकर लिज कहती है ये तो फॉरबिडन टेक्निक है, इसे टेम्पररी एनग्राम बढ़ता है और ओवरहीट कराता है। जिसके बाद लिज इवान के ऊपर हमला कर देती है लेकिन लिज अपनी पावर का यूज करके इजीली इवान को रोक लेती है। जिसके बाद लिज प्राइमर मटेरिया एनकोडिंग डिकोडिंग करने लगती है और एक अटैक करती है जिसका नाम होता है एपथोसिस। उस अटैक के कारण इवान की बॉडी काफी ज्यादा जलने लगती है। वही लिज उसे कहती है मेरे अटैक की वजह से तुम्हारा एनग्राम सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेगा, इवान तुम्हारा खेल अब खत्म होता है। वही हम लोग देखते हैं इवान उस अटैक को सहन नहीं कर पाता है और वो वापस अपने असली रूप में आ जाता है लेकिन वो काफी ज्यादा घायल होता है। वो कहने लगता है क्या यह है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर की पावर। तो लिज उसे कहती है नहीं, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं हूँ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है आइसब्लेड सोर्सरर। रे वाइट मुझसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्सरर है कि वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल कर सकता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं रे के दोस्तों को जिन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर को हरा दिया है। वो अब कहने लगते हैं हमें इतनी पावर है कि हम लोग इन मॉन्स्टर को हरा पाए, ये सब रे की वजह से ही हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं वही मॉन्स्टर वापिस से खड़े हो जाते हैं और इस बार वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और अब वो मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि उस मॉन्स्टर के हमलों के ऊपर अटैक करके रे के दोस्तों को बचा लेता है। और फिर हमें पता लगता है कि वो तो होती है लीडिया और बाकी सभी लोग जो कि अब रे के दोस्तों से कहते हैं वेट कराने के लिए हम लोग माफी चाहते हैं, आगे का तुम लोग हम पर छोड़ दो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं लीडिया की मेड जाकर काफी सारे मॉन्स्टर को आराम से हरा देती है और उसके अटैक का नाम होता है लाइटनिंग स्लैश। जिसके बाद हम लोग एबी को देखते हैं जो कि अपनी तलवार का यूज करके काफी सारी फायर निकालती है और अब उसका यूज करके वो काफी सारे मॉन्स्टर को जला देती है। ये देखकर एबी और एल्बर्ट काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। जिसके बाद आती है कैरोल मैम की बारी। वो अपनी पावर का यूज करके काफी सारे मॉन्स्टर्स को अपने वश में कर लेती है। ऐसा बोलने के बाद उन सभी को मार देती है। जिसके बाद आती है लीडिया की बारी। वो आसमान से काफी बड़ी आइस ब्लेड को निकालकर उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर मारकर उन्हें हरा देती है। वो अटैक इतना ज्यादा तेज होता है कि सभी लोगों को एक बैरियर लगाना पड़ता है उस अटैक के इम्पैक्ट से बचने के लिए। वहीं ये सब चीजें देखकर रे के दोस्त तो इतने ज्यादा शौक होते हैं कि वो तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। जिसके बाद हमें लीडिया को दिखाया जाता है, वो कहने लगती है रे अब सब कुछ तुम पर है।
जिसके बाद वापस हमें रे को दिखाया जाता है जिसकी काफी बुरी हालत हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी पैरेट ड्रैगो से कहता है अपनी पूरी पावर का यूज करो। ये सुनकर पैरेट ड्रैगो कहता है ठीक है, और वो अपनी पूरी पावर निकालने लगता है और फिर वो रे के ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से रे काफी दूर जाके गिर जाता है। वहीं ये देखकर रेबेका परेशान हो जाती है, तभी मारिया उसके पास आती है और कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने कभी अपना मुंह ही नहीं खोला। रे की और मेरी ऐसी हालत तुम्हारी वजह से हुई है क्योंकि तुमने कभी भी हमें अपनी परेशानी के बारे में बताया ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते रे जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है, लेकिन पैरेट ड्रैगो उसके ऊपर हमला करके रे को काफी जोर से दीवार पर दे मारता है। जिसके बाद पैरेट ड्रैगो रे को खाने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से रे प्रेम मटेरियल एनकोडिंग डिकोडिंग करने लगता है और एक ऐसी तलवार बना लेता है जिससे कि पैरेट ड्रैगो का अटैक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। और अब रे पैरेट ड्रैगो से काफी गुस्से में कहता है पैरेट ड्रैगो तुम्हारा खेल अब खत्म होता है। ऐसा बोलने के बाद रे पैरेट ड्रैगो को लाल बर्फ में जमाने लगता है। वहीं अब पैरेट ड्रैगो पूरी तरीके से जमने से पहले रे से कहता है अब मुझे समझ आया कि आखिरकार आइस ब्लेड इतने अमेजिंग क्यों होते हैं। वहीं हम लोग देखते हैं रे इसकी वजह से काफी ज्यादा थक जाता है और जमीन पर गिर जाता है और उसका आइस ब्लेड फॉर्म भी हट जाता है। ये देखकर रेबेका रे की मदद करने जा रही होती है, लेकिन तभी मारिया उसको रोक लेती है। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम हमेशा से ही अच्छी लड़की बनने का नाटक करती हो। तो रेबेका उससे कहती है क्या तुम्हें कोई भी अंदाजा है कि मैं किन किन चीजों से गुजरी हूँ। ये सुनकर मारिया रेबेका को थप्पड़ मारती है और कहती है तुम बेवकूफ हो, तुमने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया है, किसी ने तुमसे ये करने के लिए नहीं कहा था, तुम्हारी वजह से हर कोई मुझे तुमसे कंपेयर करता था, मैं एक फेलियर हूँ। ये सुनकर रेबेका उसके ऊपर कूद जाती है और कहती है मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी, मुझे ये सब सहन करना पड़ा। और अब वो मारिया को थप्पड़ मार के कहती है इसलिए मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम कभी भी हमारे पेरेंट्स की बात नहीं मानती हो, तुम अपनी मर्जी का काम करती हो। तो मारिया उसे कहती है ये बात तुम्हें पहले कहनी चाहिए थी, तुम यही कहना चाहती हो ना कि मैं गायब हो जाऊं। ये सुनकर रेबेका काफी जोर से रोने लगती है। वो उसे कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मुझे बस तुम्हारे बारे में एक दो चीजें पसंद नहीं है, बाकी तुम मेरी काफी प्रेशियस बहन हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसा बोलने के बाद रेबेका ग्लो करने लगती है, इसका मतलब है कि वो ओवर हीट होने लगी है। जिसके बाद हम लोग देखते रे को भी होश आ जाता है, वो देखता है कि रेबेका तो ओवर हीट कर रही है। जिसके बाद हम लोग लिस को देखते हैं जो कि दूसरे डायमेंशन से इवान को लेकर आ जाती है। तभी रे लिस के पास आकर पूछता है क्या इवान तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था। जिस पर लिस कहती है पता नहीं, लेकिन एक ऐसा बंदा है जो कि डीमन के वश में आ गया और अपनी ह्यूमैनिटी खो बैठा। उसकी आंखों से अब आंसू आने लगते हैं। वो कहती है रियलिटी में जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं होता है। तभी हम लोग देखते हैं रे के दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं और वो अंदर आने लगते हैं। तभी लीडिया उन्हें रोकती है और कहती है ओवरहीट शुरू हो रहा है, आगे मत जाओ। वहीं हम लोग रे को देखते हैं जो कि रेबेका के ओवरहीट के अंदर आ जाता है। वहीं अब वो मारिया को भी पीछे हटने के लिए कहता है। जिसके बाद रे रेबेका के पास आ जाता है। वहीं रेबेका रे से कहती है मैंने मारी को काफी बुरी बुरी चीजें कही, तुम भी मुझे पसंद नहीं करते हो ना। जिस पर रे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ रिस्पेक्ट है और मारिया भी आपसे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद रे रेबेका के सर से अपना सिर भिड़ाता है और कहता है क्रोनोस लॉक। और अब इसी के साथ रेबेका का ओवरहीट खत्म हो जाता है। वहीं ये बात रेबेका के फादर को भी पता चलती है कि उसकी बेटियां सेफ हैं और अब वो इसके लिए रे का शुक्रिया करता है। और अब अगले सीन में हम लोग रेबेका को देखते हैं जो कि रे का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर रोज आ जाती है। वो रेबेका से कहती है तुम रे के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रही हो। जिस पर रेबेका कहती है वो तो हो गई ना, क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। और अब इसी तरीके से वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं और अब वो दोनों हाथ मिलाकर एक दूसरे को चैलेंज देते हैं कि रे किसका होगा। तभी यहाँ पर एलिसा और क्लैरिस आ जाती है। वो उनसे कहती है ये तो गलत बात है, हमें भी तो यहाँ ऐड करो। और फिर हम लोग देखते हैं तभी यहाँ पर रे आ जाता है। रे सभी को एक साथ देखकर हैरान होता है और अब वो सभी मिलकर आसमान में फायरवर्क्स देखते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग रे को देखते हैं जो कि हावर्ड की ग्रेव के सामने होता है। वो उसे कहते हैं क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, मैं अब एक स्टूडेंट हूँ। वॉर में तुम्हें खोने के बाद मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए था, लेकिन मास्टर ने मुझे सही रास्ता दिखाया और अब मेरे पास काफी सारे लोग हो चुके हैं जो कि मुझे एक्सेप्ट करते हैं। और अब अगली सीन में हम लोग देखते रहे वापस से एकेडमी की तरफ जा रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर हरियाणा आ जाती है। वो रे से कहती है मेरे साथ मैजिक वॉर में पार्टिसिपेट करो। ये सुनकर रे थोड़ा शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी बड़े मोस्टों को आराम से हरा देती है। वो अब कहती है ये तो काफी बोरिंग है, मैं दुआ करती हूँ कि बड़े भाई घर वापस जल्दी आएंगे। और इसी के साथ हो जाती है ये सीरीज यहीं पर खत्म। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए पीस आउट।